रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दुनिया को बता रहे हैं कि नाटो ने रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी है। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, आखिर वो बूढ़े हैं, बस उन्हें देखिए। और मेरा अंदाजा है कि वो चीजों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि आखिरी बार जब मैंने देखा था तो रूसी टैंक ही यूक्रेन में घुसे थे। अगर नेटो के सैनिक युद्ध में होते तो रूसी सेना साइबेरिया तक पीछे चली जाती। अब इसी दौरान लावरोव नेटो को धमका रहे हैं। रूसी फाइटर जेट्स अलास्का में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लावरोव ने आखिर कहा क्या था। पुरानी रूसी झूठी बातें सुनते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर पूरी तरह और उचित ध्यान से काम करना, वे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सभी राज्यों के प्रगतिशील विकास के लिए आधार तैयार करना, बिना किसी अपवाद के, बड़े और छोटे सभी के लिए। संविधान के सिद्धांतों का पालन करने से इनकार करना नई उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है और क्षेत्रीय संघर्षों की संख्या में वृद्धि होती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण यूक्रेन संकट है, जिसे सामूहिक पश्चिम द्वारा उकसाया गया था। और हम निश्चित रूप से अफ्रीका में उपनिवेशवाद का इतिहास भी जानते हैं, जहां सीमाएं मनमाने ढंग से खींची गई थीं बिना किसी राष्ट्रीयता की चिंता के। गन कन्फेशन। और यूक्रेन की बात करें तो नेटो और यूरोपीय संघ ने मूल रूप से मेरे देश पर युद्ध की घोषणा कर दी है और वे इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। अब इसी दौरान लावरा कह रहे थे कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने रूसी जेट्स के अलास्का में घुसने की कोशिश का फुटेज जारी किया है। सौभाग्य से अमेरिकी जेट्स ने तुरंत रूसी जेट्स को रोककर उन्हें पीछे धकेल दिया। थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसमें कुछ नया नहीं है। रूस ऐसा हर दूसरे हफ्ते करता है। नया यह है कि अब रूसी मंत्रालय इसकी फुटेज प्रकाशित कर रहा है ताकि पश्चिमी नागरिकों में डर फैलाया जा सके। और यही तो आम रूसी रणनीति है। जब भी उन्हें मोर्चे पर पीछे धकेला जाता है, जब भी ऐसा लगता है कि रूस हार रहा है, वे यह बयानबाजी बढ़ाना चाहते हैं कि रूस दुनिया को तबाह कर सकता है। फिर रूस के पास साफ बहाना है कि उन्होंने युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि नेटो ने उन पर यह युद्ध थोपा। अब यहीं पर मैं आपको वह क्लिप दिखाना चाहता हूं जो मैंने आपको 1000 बार दिखाई है। जब लावरा पिछले साल G20 सम्मेलन में थे, उन्होंने दर्शकों से कहा था, अरे यह युद्ध हमारे खिलाफ शुरू किया गया था। और सभी लोग इतनी जोर से हंसने लगे कि लावरा को समझ नहीं आया कि क्या कहें। चलिए इसे देखते हैं। आप जानते हैं वह युद्ध जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हमारे खिलाफ यूक्रेन का उपयोग किया गया। यूक्रेनी लोग, बिल्कुल इसका असर पड़ा रूस की नीति पर, जिसमें ऊर्जा नीति भी शामिल है। और सीधे शब्दों में कहें तो बदलाव क्या था, क्या बदला। हम अब दुनिया में किसी भी साझेदार पर निर्भर नहीं रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में लावरोव का भाषण इस पर था कि रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा कर रहा है, जो इसकी स्थापना का दस्तावेज है, और हर देश इसमें शामिल होते समय उस पर सहमति देता है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वह दस्तावेज पढ़ा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बताइए क्या आपको लगता है रूस ने इसे पढ़ा है? यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर है जिसे सभी सदस्यों को मानना चाहिए। और यहाँ पहला अनुच्छेद है, पहला बिंदु, कि हर सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है। यह वही पहली पंक्ति है जिस अनुबंध पर संयुक्त राष्ट्र में शामिल होते समय आपने हस्ताक्षर किए थे। और लावरोव बार बार इस चार्टर का जिक्र करते रहते हैं बिना इसे वास्तव में पढ़े। यही वजह है कि दूसरे नेता लावरोव को गंभीरता से नहीं लेते, और जब वे कुछ कहते हैं जो उनकी सच्चाई के करीब होता है। हम देख रहे हैं कि रूसी मीडिया रूसी राजनयिकों के अपमान पर बेहद नाराज हो रही है। कल ठीक यही हुआ। नाटो के महासचिव ने लावरोव के बारे में यही कहा और रूसी मीडिया अपना आपा खो बैठी। इसे आप खुद सुनिए। लावरोव मतलब रूस के विदेश मंत्री तो शायद यीशु मसीह के जन्म से ही हैं। तब से उनकी जुबान से कुछ सामान्य नहीं निकला, तो श्री लावरोव पे ज्यादा ध्यान न दें। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में लगा कि वह एआई है, पर दोबारा 3 बार जांचने पर पता चला कि वह सच में हुआ था।
मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। रूसी मीडिया को इस पर ज्यादा गुस्सा होने का वक्त नहीं मिला। उन्हें नाटो महासचिव की एक टिप्पणी से कहीं ज्यादा चिंता करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूस को सार्वजनिक रूप से पेपर टाइगर कह रहे हैं। यह नजरअंदाज करना मुश्किल है, यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन के लिए भी। अब क्रेमलिन इस बात से बेहद नाराज है क्योंकि हमारे पास हर एक क्रेमलिन अधिकारी सार्वजनिक रूप से आकर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा, फिर हम क्रेमलिन के बयानों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं पुतिन से बहुत निराश हूं और वो कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। उन्होंने लाखों लोगों और लगभग 1 मिलियन सैनिकों को खो दिया। और आप जानते हैं, उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में भारी बमबारी के बावजूद लगभग कोई जमीन नहीं जीती है। सोचिए, उन्होंने लगभग कोई जमीन नहीं जीती है। और मैं कभी भी किसी को कागजी शेर नहीं कहूंगा, लेकिन रूस ने बम, मिसाइल, गोला बारूद और जानों पर करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं, उनकी जानें, और उन्होंने जमीन हासिल नहीं की है। मुझे लगता है कि अब रुकने का समय आ गया है, सच में। अब जब ये हुआ तो सचमुच पूरी दुनिया देख रही थी। और फिर से मैं जानता हूं कि दुनिया पहले से ही हमेशा अमेरिकी राजनीति को देखती रहती है। हम ही यहाँ का सबसे बड़ा खेल हैं। लेकिन इस हफ्ते खास तौर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा चल रही थी। इसका मतलब था कि सबका ध्यान अमेरिका में हो रही घटनाओं पर था और यही संदेश राष्ट्रपति ट्रंप रूस के बारे में भेज रहे थे। तो जाहिर है पुतिन खुश नहीं है। लेकिन इस संदेश का जवाब पुतिन ने नहीं दिया। इसका जवाब रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दिया। और उन्होंने यही कहा, न्यूयॉर्क में कुछ चल रहा है। बदमाश जोकर के पास कोक और कंपकंपी है और पोल वाले के मुंह में नींद है। और ट्रंप फिर से एक वैकल्पिक वास्तविकता में चले गए हैं और इस विषय पर राजनीतिक जादू टोने की एक खेप जारी की है कि रूस कितना कमजोर है। कीव और पेरिस के जोकरों के साथ बैठक के बाद उन्होंने एक जोरदार पोस्ट प्रकाशित की। उसमें कीव की अंतिम जीत है, पहले वाली सीमाओं में वापसी है, रूस की असफल सैन्य अर्थव्यवस्था है, पेट्रोल के लिए कतारें हैं और कागजी शेर है। इस हकीकत में सब कुछ अलग है। कीव जीतता है, रूस टुकड़ों में बंट जाता है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था संसाधनों के कारण आत्मविश्वास से बढ़ती है। इस हकीकत में ट्रंप के पूर्ववर्ती ओबामा और बाइडेन लंबे समय से खुशी खुशी जी रहे हैं, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं है। मुझे शक नहीं कि वह लौटेगा। वह तो हमेशा लौटता है। शायद कुछ दिनों में वह हरे पियानो वादक को आत्मसमर्पण या मस्क के साथ मंगल जाने के लिए पेश करेगा जिनसे वह अलग हो गया था, या कोई और महत्वपूर्ण काम करेगा जिससे वह नोबेल पुरस्कार का हकदार बन सके। मुख्य बात यह है कि विभिन्न मुद्दों पर बार बार और पूरी तरह से अपना नजरिया बदलते रहें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से सफल राज्य शासन की असली भावना है। असल में यह दिमित्री मेदवेदेव का निबंध था ताकि दुनिया को दिखा सकें कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की बातों की परवाह नहीं, क्योंकि ऐसा वही करेगा जिसे सच में फर्क नहीं पड़ता। घंटों वोडका पीना और ऐसे संदेश का जवाब देना जिसकी आपको परवाह नहीं, यही आम है। लेकिन देखिए, बात यह है कि सिर्फ मेदवेदेव ने ही जवाब नहीं दिया था। रूस को तो सबको सामने लाना पड़ा। तो हमारे पास पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव का भी बयान है, जिन्होंने अब तक किसी अधिकारी द्वारा दिया गया सबसे बेवकूफी भरा बयान दिया। पेस्कार के अनुसार रूस कोई बाघ नहीं है बल्कि एक भालू है, और कोई मिर्ची भालू नहीं होते। तो तकनीकी रूप से ट्रंप गलत है। यह हाई स्कूल स्तर की बहस है। असल में यह तो हाई स्कूल भी नहीं है। क्या यह प्राथमिक स्तर की बहस है जो रूस निकाल रहा है, जबकि उनकी सेना पीछे धकेली जा रही है और उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है? हम साफ देख सकते हैं कि रूस वास्तव में कितनी बड़ी महाशक्ति है। राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों से किसी की दुखती रग छू गई और प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। इस सबका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि नेटो के नेता अपनी बात पर और ज्यादा अड़े हुए हैं। हर कोई रूस की प्रतिक्रिया पर हंस रहा है और यह बता रहा है कि साफ तौर पर यह बात उनकी दुखती रग पर हाथ रख रही है। यह है जो नेटो के महासचिव ने रूसी प्रतिक्रिया के बारे में कहा।
लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने सही कहा, जैसा उन्हें कहना चाहिए था। पेपर टाइगर का जिक्र करो। कल रूसी बार बार बोले हम पेपर टाइगर नहीं, भालू हैं। अरे जब आप भालू देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो भालू है ना? लेकिन आप ध्यान देंगे, हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि रूस असुरक्षित है और राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद क्रेमलिन के सबसे ऊंचे स्तरों पर एक नाजुक जगह पर चोट की है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं इतिहास का छात्र होता, जैसा कि मैं हूं, पुतिन भी इतिहास के छात्र हैं, अपने देश से प्यार और उस इतिहास पर गर्व करते हैं, तो मेरी स्थिति अच्छी नहीं होती। उन्होंने अब 1 मिलियन लोग खो दिए हैं या इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब वह 1 महीने में हार रहे हैं, लेकिन सोवियतों ने अफगानिस्तान में सिर्फ 1 महीने में 10 गीगा खो दिए थे। तो यही इस समय हो रहा है। वे अपनी चाहिए गई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूक्रेनियन रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले में सफल हो रहे हैं। वह अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि वो पुतिन पर दबाव बना रहे हैं बातचीत के लिए। और फिर से मुझे इस विषय पर एक समर्पित वीडियो बनाना ही होगा। लेकिन बातचीत का विषय यह नहीं होना चाहिए कि पुतिन रूसी सैनिकों की बलि देकर कुछ जमीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में पिछले महीने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया गया था। उन्हें बहुत थोड़ा सा पीछे धकेला गया था। लेकिन आखिरकार सच्चाई यह है कि पुतिन हजारों सैनिकों को खो रहे हैं और जमीन भी गंवा रहे हैं। वह हर महीने नुकसान में जा रहे हैं। इसी दौरान रूसी सरकार को नए रंगरूटों को दिए जाने वाले बोनस बढ़ाने पड़ रहे हैं ताकि उनके पास मोर्चे पर भेजने के लिए पर्याप्त सैनिक हों। रूस के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और यूक्रेन द्वारा रूसी मुख्य भूमि के अंदर किए जा रहे हमले इसे और भी बदतर बना रहे हैं। फिर हमारे पास आज राष्ट्रपति जेलेंस्की का दिया गया बयान है और यह हर एक रूसी अधिकारी के लिए एक सीधा खतरा था जो यूक्रेनी नागरिकों की हत्या का आदेश दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कि यह चेतावनी क्या थी। अगर हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका से ऐसी लंबी दूरी के हथियार होंगे तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे मॉस्को के खिलाफ। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम भी अपने लोग हैं। आज वे रूसियों से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू किया, लेकिन हमारे सभी लोग समझते हैं कि हमें आम नागरिकों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय पर हमला किया। हाँ, उसने हमला किया। तो अगर क्या ये आप आज क्रेमलिन में काम करने वाले किसी व्यक्ति से कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप उसे बताएंगे ये जानने के लिए कि सबसे नजदीकी बम शेल्टर कहाँ है? सबसे पहले उन्हें ये पता होना चाहिए कि बम शेल्टर कहाँ है। अगर वे युद्ध नहीं रोकेंगे तो उन्हें इसकी जरूरत किसी भी हाल में पड़ेगी। तो सोचिए क्या हुआ। हमारे पुराने अच्छे दोस्त दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये कहा, कीव के नशेड़ी ने कहा कि क्रेमलिन को पता होना चाहिए कि बम शेल्टर कहाँ है ताकि वहाँ के लोग छुप सकें जब वह लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करे। सबसे जरूरी जानने वाली बात है कि रूस ऐसे हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिनसे बम शेल्टर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और अमेरिकियों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे लगता है मेदवेदेव भूल रहे हैं कि जब उन्होंने अमेरिका को परमाणु हथियारों से धमकाया था तब राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के तट पर परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बी तैनात की थी और फिर क्रेमलिन के अधिकारियों को, जिसमें पेस्को भी शामिल थे, दुनिया के सामने आकर ये कहना पड़ा कि मेदवेदेव के पास रूस के अंदर असली ताकत नहीं है। वो बस एक मामूली आदमी है जो पुतिन का दोस्त था, इसलिए उसे 4 साल तक दिखावटी राष्ट्रपति बनने का मौका मिला जब पुतिन रूसी संघ का संविधान बदलने में व्यस्त थे। अब मेदवेदेव के पास कोई खास काम नहीं है तो जब ज्यादा पीते हैं ट्वीट करने लगते हैं। लेकिन अगर गंभीरता से देखें तो क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि पुतिन इन सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और हमेशा मेदवेदेव या पेस्कोव या फिर कोई और ही उनकी तरफ से संदेश भेज रहा है। खैर, यही बात हमने कुछ हफ्ते पहले अपने पॉडकास्ट पर जेसन जे स्मार्ट के साथ चर्चा की थी और इसी तरह हमने समझाया कि हर कोई जवाब क्यों देता है लेकिन पुतिन नहीं। चलिए सुनते हैं। इसका कारण बहुत साधारण है। क्या वह रूस में है? जो भी रूस को समझना चाहता है इसे हमेशा याद रखें, इस पर नजर बनाए रखें। रूस में कुछ अलग अलग श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर की श्रेणी है, मान लीजिए पुतिन। पुतिन कभी ऐसे बयान नहीं देते जैसे कि हम तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देंगे। वो कभी कभी कुछ बातें इशारों में कहते हैं और वो भी काफी गंभीर होती हैं, लेकिन जो वो कभी नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करते
वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे जैसे कि आप जानते हैं ट्रंप या बाइडेन बेवकूफ हैं या उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कभी नहीं। ऐसा क्यों है? पुतिन हमेशा खुद को विवादों से ऊपर दिखाते हैं। ये तानाशाही है, सबकी भूमिका तय है और वे वही करते हैं जो करना होता है। यही उनकी भूमिका है। वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो हर विवाद से ऊपर है, वो एक गंभीर राजनयिक है, वो वगैरह वगैरह, लेकिन जो नीचे हैं उन्हें हमलावर बनना पड़ता है। इसीलिए आपके पास मेदवेदेव जैसे लोग और क्रेमलिन समर्थित या नियंत्रित लोकप्रिय प्रेस है जो ऐसे कट्टर प्रचार वाले बयान देती है। हम तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकते हैं और न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस, बर्लिन पर परमाणु हमला कर देंगे। वे कुछ नहीं करेंगे। वे जानते हैं कि उन्हें ताकत दिखानी है, क्योंकि रूसी नेतृत्व हमेशा दोनों में फर्क करता है और कभी ऐसा नहीं कहता। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ऐसी बातें कभी नहीं कहते। असल में पिछले हफ्ते जब ट्रंप ने कहा कि पुतिन पागल हैं, तो पेस्कोव ने कहा, खैर हम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। हम जानते हैं कि ट्रंप इस समय जबरदस्त तनाव और दबाव में हैं और हम उनकी उन सभी कोशिशों की सराहना करते हैं जो उन्होंने हमारे देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए की है। अब आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेदवेदेव ने कहा, हम तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेंगे। वे अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। पुतिन के प्रतिनिधि को कहना होता है कि हम इन झगड़ों से ऊपर हैं और गंभीर राजनयिक हैं, जैसा रूसी जनता चाहती है। जोकर जैसा बर्ताव करने वाले प्रचारक सोवोल्योव, अन्य लोग और नशे में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव हैं। वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो है तलवारें खड़काने वालों की भूमिका। और आप जानते हैं मेदवेदेव भी लगता है वो चैनल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ ट्वीट नहीं किया। हमने ट्वीट करना अभी 2 दिन पहले ही शुरू किया था और अचानक मैंने देखा कि मेदवेदेव ने ट्विटर पर बिजनेस बेसिक्स को ब्लॉक कर दिया। सच में? तो उम्मीद है कि वो ये देखेंगे। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि ये कई हफ्ते पहले की बात है और जैसे ही हमने बात की थी वही चीज अभी हो रही है। रूस जब हारता दिखता है तो उसके हमलावर सामने आ जाते हैं। वे रूसी टीवी पर परमाणु युद्ध की धमकी देना शुरू कर देते हैं और वे यह सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका को करते हैं। अब रूस के सबसे बड़े शो ने अमेरिका पर परमाणु हमला करने की धमकी दी है। इसे सुने। वो हमें अल्टीमेटम देने लगा है। तो युद्ध विराम होने पर सबसे अहम बात क्या होगी? कल ट्रंप ने हमें अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। अगर युद्ध विराम होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रंप की बात सुनना। अगर व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को आपकी मुलाकात के बाद युद्ध रोकने को नहीं मानते, तो क्या रूस को कोई परिणाम भुगतना होगा? परिणाम होंगे, प्रतिबंध, शुल्क होंगे। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत कड़े परिणाम होंगे। हाँ, बहुत कड़े परिणाम होंगे। हम पूरे यूक्रेन को नष्ट कर देंगे। अमेरिका हमारे खिलाफ परिणाम थोपना चाहता है। क्या उन्हें रूसी संघ के राष्ट्रपति पर अपनी इच्छा थोपने का अधिकार है, जिसे अगर ट्रंप सोचते हैं कि वे पुतिन को आदेश दे सकते हैं तो वे गलत हैं। किसी को भी रूसी संघ के राष्ट्रपति पर अपनी इच्छा थोपने का अधिकार नहीं है, जिन्हें रूसी जनता ने चुना है। वह रूसी जनता की आकांक्षाओं और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आकांक्षाओं और हितों का। जब ट्रंप अचानक ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे वह हमें निर्देश दे सकते हैं और हमें धमकी दे रहे हैं, हम वास्तव में अमेरिका को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका हमें नष्ट कर सकता है, लेकिन हम उससे तेज और प्रभावी तरीके से यह कर सकते हैं। हमारा क्षेत्रफल बड़ा है। अब तक पश्चिम केवल ताकत को ही समझता है। हमें उनसे ताकत से बात करनी होगी, क्योंकि वे भी अपनी शर्तें ताकत से थोपना चाहते हैं। उनके पास कोई ताकत नहीं है। हम परमाणु हथियारों से सबको नष्ट कर सकते हैं। ताकत, इसलिए उनसे बात भी ताकत के जरिए करनी चाहिए। वे हम पर अपनी शर्तें ताकत के बल पर थोपना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ताकत नहीं है। हम उन्हें परमाणु हथियारों से पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। YouTube ने अभी अभी एक हैरान कर देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आप होम पेज पर कम व्यूज वाले वीडियो देखते हैं, जैसे ये वीडियो। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी एकदम सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके मन में चैनल शुरू करने और उसे बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे। हमें आप में से कुछ से अक्सर ऐसे सवाल ईमेल में मिलते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दें। तो अगर आप अपना खुद का चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ YouTube पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।